है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी माफिया किंग, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 18। अब तक आप लोगों ने सुना कि काव्या को होश आ चुका था, लेकिन अभी भी उसके पैर के घाव ताजे थे। इन सब के बावजूद भी वह मानो को ढूंढते हुए रूम से बाहर निकल आई थी। बाहर आते ही खुद को एक बड़े और लग्जूरियस यॉट सीट पर देखते काव्या की आंखें बड़ी हो गई थी, लेकिन तुरंत बाद ही उसके चेहरे पर हल्की स्माइल भी फैल चुकी थी, क्योंकि उसे यह जगह काफ़ी पसंद आ रही थी। जहां सीट के बाहरी रेलिंग को पकड़ते हुए काव्या अपनी आंखें बंद कर ली थी। उठती लहरों के साथ चल रही ठंडी हवा जो उसके चेहरे को छूते हुए गुजर रही थी, जैसे उसे एक सुकून दे रहा था। तभी अचानक से उसके चेहरे के भाव बदलने लगे थे। उन पर एक दर्द ने जगह ले ली थी। बंद आंखों में ही उसके अतीत के पन्ने पलटने लगे थे, जिसमें एक लगभग 10 साल की बच्ची हाथ में पकड़े अपने एक फेवरेट लाइट ब्राउन कलर के टेडी बियर को लेकर खिलखिलाते हुए हंस रही थी। शायद वह किसी से छिपने की कोशिश कर रही थी, या शायद वह लुका छिपी का गेम खेल रही थी। तो वही एक औरत जिसने एक मस्टर्ड येलो कलर के कॉम्बिनेशन में फ्लोरल प्रिंटेड लॉन्ग गाउन पहना हुआ था। नाखूनों पे कंट्रास्ट पर्सियन ब्लू कलर की नेल पेंट अपनी गोरी और पतली उंगलियों से अपने आंखों को ढके वो किसी को ढूंढ रही थी। कायू, आप छिप गई? तो मैं अब अपनी आंखें खोल रही हूँ, कहते हुए उस लेडी ने अपनी आंखें खोल दी थी। उम्र लगभग 30 वर्ष, गोरा रंग, बड़ी आंखें, पतली नाक और फिजिक्स किसी मॉडल से कम नहीं थी। तभी वह लेडी मुस्कुराते हुए चारों तरफ कुछ ढूंढने की एक्टिंग करने लगी थी, क्योंकि जिसे वह ढूंढ रही थी वह उसके पास ही रखे टेबल के नीचे छिपी बैठी थी। इस बात से अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए उस लेडी ने आगे कहा, कायू बेटा, आप बस 5 मिनट दीजिए, मम्मा आपको तुरंत ढूंढ लेंगी। कहते हुए वो लेडी दूसरे डायरेक्शन की तरफ बढ़ गई, जिसके पीछे टेबल के नीचे बैठी 10 वर्ष की काव्या अपने मुंह पर अपने छोटे हाथों को रखते हुए काफ़ी खुश नजर आ रही थी। लेकिन उसकी ये खुशी बस कुछ क्षण के लिए ही थी, क्योंकि तभी उस लेडी का फ़ोन रिंग करने लगा और उसने थोड़े सख्त आवाज़ में उस कॉल का आंसर दिया। 10 मिनट में मैं पहुंच रही हूँ। उस लेडी की इस बात को सुनते ही काव्या टेबल से बाहर निकल आई, अपने हाथों में पकड़े उस लाइट ब्राउन कलर के टेडी बियर को संभालते हुए बोली, मम्मा, आप कहीं जा रहे हो? आपने तो कहा था कि आज आप सिर्फ मेरे साथ खेलोगे, लेकिन आप तो जा रहे हो। फिर अब मेरे साथ कौन खेलेगा? अपने टेडी बियर के साथ काव्या एक तरफ बैठ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। तभी वह लेडी अपने फ़ोन को रखते हुए काव्या की तरफ मुड़ी और हल्का मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गई। उसके माथे पर आए बालों को सलीके से संवारते हुए बोली, बेटा, मम्मा बस यूं गई और यूं आई, फिर हम लोग साथ में बैठकर ढेर सारा गेम खेलेंगे। आप झूठ बोल रही हो, आप जब भी जाती हो जल्दी नहीं आती, और डैडी भी मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे साथ नहीं खेलते, बस मुझे देखते ही गुस्सा करने लगते हैं, जैसे मैं उनकी बेटी ही हूँ ही नहीं। इतना कहते हुए अब तक काव्या की आंखें छलक पड़ी थी, जिसे देख वह लेडी यानी कि काव्या की माँ सलोनी पुरोहित, जिनका चेहरा भी थोड़ा उदास नजर आने लगा था, उन्होंने तुरंत काव्या को गले से लगा लिया था। ओके बेटा, आज आपकी मम्मा आपसे प्रॉमिस करती हैं कि आज के बाद वो आपको कभी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगी। वर्तमान समय में अभी काव्या के सामने अतीत के ये पन्ने खुले ही थे कि तभी किसी ने उसे उसके अतीत से बाहर खींच लिया था। साथ ही कानों में एक आवाज़ गूंजी, हे चालबाज औरत, अगर यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हो तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस बार सीधा ऊपर ही जाओगी। इस आवाज़ को सुनते ही काव्या अपने होश में वापस आते हुए साइड में देखा, जहाँ खड़ा अगस्त्य उसे ही देखते हुए मुस्कुरा रहा था। साथ ही अपने हाथ में एक फूल को पकड़े, जिसे पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली अगरबत्ती की तरह घुमाते हुए बोला, इस फूल को मैं कल रात से ही लेकर घूम रहा था, इस सोच में
कि अगर तुम बच गई तो तुम्हें दे दूंगा, और अगर ऊपर चली गई तो तुम्हारी कब्र पे चढ़ा दूंगा। इतना कहते हुए अगस्त्या थोड़ा हंसने भी लगा था, लेकिन काव्या उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। आज उसे अगस्त्या की बातों का बुरा नहीं लगा था, जिसे देख अगस्त्या थोड़ा घबराते हुए बोला, तबीयत तो ठीक है, दिमाग प्रॉपर्ली वर्क तो कर रहा है ना? कहते हुए अब तक काव्या के माथे को भी छू लिया था। फिर कुछ सोचते हुए उसने आगे कहा, आई थिंक तुम्हें इस वक्त डॉक्टर की ज़रूरत है, मैं सेकंड ब्रदर को बता कर आता हूँ। फिर उस सीप से पानी में झांकते हुए अगस्त्या ने आगे कहा, यहाँ से कूदने की कोशिश मत करना, नहीं तो इस बार ढूंढने पर भी नहीं मिलोगे, सीधा इसके अंदर छिपे सांप की भेंट चढ़ जाओगे। कहते हुए अगस्त्या वहाँ से चला गया, लेकिन उसके पीछे खड़ी काव्या के चेहरे की मुस्कान भी अब तक गायब हो चुकी थी। उसकी नज़रें बस उस रास्ते पर थी जहाँ से अगस्त्या अभी गया था। तभी कुछ सोचते हुए काव्या के जहन में एक बार फिर से उसका अतीत घूमने लगा था। साथ ही एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ते हुए काव्या ने अपनी आंखों को भी बंद कर लिया था। माँ, उस दिन आपने प्रॉमिस किया था कि आप फिर से कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे, लेकिन उस दिन ये नहीं पता था कि वो हमारा साथ पूरी ज़िंदगी का आखिरी साथ होगा। उसके बाद आप कभी वापस लौट कर नहीं आएंगी। काश आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाते, इस मतलबी दुनिया में मेरा अब दम घुटने लगा है माँ। इतना कहते हुए काव्या एक बार फिर से अपने अतीत में खो चुकी थी। ओके बेटा, आज आपकी मम्मा आपसे प्रॉमिस करती है कि आज के बाद वो आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगी। लेकिन मम्मा, आज मैं भी आपके साथ चलूँगी, क्योंकि आप जब भी जाती हैं जल्दी वापस नहीं आती हैं, हफ्तों बाद आती हैं। इतना कहते हुए काव्या अपनी माँ के गले लग चुकी थी और उनके साथ ही जाने की जिद करने लगी, जिसे देख उसकी माँ यानी कि सलोनी पुरोहित उसे भी अपने साथ ले गई। अभी वह रास्ते में ही थी जहाँ काव्या कार के बैक सीट पर अपने फेवरेट टेडी बियर के साथ खेल रही थी, जिसके बगल में ही बैठी उसकी माँ उसे खेलते हुए देख मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक से एक ट्रक बीच में आते हुए उनकी कार को टक्कर मार दिया था। क्योंकि यह अचानक हुआ था, जिसकी वजह से उस कार का बैलेंस बिगड़ चुका था और वह रोड पर ही लुढ़कते हुए रोड के एक तरफ पोल से टकरा गया। उसी वक्त काव्या कार से निकलकर उससे थोड़ी दूर लुढ़क गई थी। उसके सिर से खून के फव्वारे फूट पड़े थे, आंखें बंद होने लगी थी। तभी उसके सामने काबली गैंग की तरह ही दिखने वाला एक शख्स, जिसने अपने शरीर को एक काले कपड़े से ढक रखा था, उसकी माँ की तरफ अपनी गन तान दी थी और पलक झपकते ही सारी गोली उसके अंदर उतार दी। उस वक्त काव्या कार से थोड़ी दूर जाकर गिरी थी, जिस वजह से उस शख्स की नज़र काव्या पर नहीं गई, लेकिन उसकी माँ की यह हालत देखते हुए काव्या की आंखें अब बंद हो चुकी थीं। वही अगले दिन उसकी आंख सीधे हॉस्पिटल में खुली थी, जब लोगों से उसे ये पता चला कि हाईवे पर उसकी माँ की कार की स्पीड तेज होने की वजह से सामने से आ रही ट्रक के आगे उनकी कार का बैलेंस बिगड़ गया था, जिससे बचने के चक्कर में उनकी कार बगल की खाई में गिर गई और वहां गिरते ही उस कार के ब्लास्ट होने के साथ ही उसकी माँ भी हमेशा के लिए उसे अलविदा बोल दी है। लेकिन इस न्यूज़ को सुनते ही काव्या बिल्कुल शॉक में चली गई थी। उस वक्त उसे बिल्कुल होश ही नहीं रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे चीज़ें याद आने लगी। उस एक्सीडेंट और अपनी माँ के मर्डर को उसने अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन वह सब क्यों हुआ था और वो नकाब में कैद आदमी कौन था, जिसका जवाब उस 10 साल की काव्या के पास नहीं था। साथ ही उसकी इस बातों पर भी किसी को भरोसा नहीं था। उसकी बातों को उस वक्त जो भी सुनता वह उसे अपनी माँ को खो देने के बाद मेंटली अनस्टेबल समझकर इग्नोर कर देता, जिसे देखते हुए कुछ दिन बाद काव्या ने उस घटना को अपने सीने में ही दबा लिया था। वही उस घटना के कुछ महीनों बाद ही उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई माँ तो आई थी, लेकिन अपने साथ एक बेटा और एक बेटी को भी लेकर आई थी, जो उसके अपने डैड के ही बच्चे थे, यानी कि उसके सौतेले भाई बहन। उस वक्त तक काव्या को कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसे चीज़ें समझ में आने लगी थी।
उसकी सौतेली माँ शालिनी पुरोहित, जो पहले उसके डैड के ही स्टूडियो की मेकअप आर्टिस्ट हुआ करती थी, जिसके साथ उसकी माँ की मौजूदगी में ही उसके डैड के साथ एक्स्ट्रा अफेयर था, जो उसकी माँ के जाने के कुछ ही महीनों बाद शादी कर ली और उसके डैड के पैसों पर मेकअप आर्टिस्ट से इस वक्त एक प्रोड्यूसर बन गई थी। वही उसका सौतेला भाई नमन पुरोहित, जिसे मानो काव्या को अपने घर लाने के साथ ही मार चुका था, खुद को डायरेक्टर कहलाने लगा था। मरने से पहले तक नमन पुरोहित की रातें काफ़ी रंगीन हुआ करती थीं। सुबह शूटिंग के बाद हर रात उसके बिस्तर की चादर भले ही ना बदलती हो, लेकिन उसे गर्म करने के लिए लड़कियां जरूर बदलती रहती थीं। कभी कभी तो वह कुछ लड़कियों को फिल्म में रोल देने के नाम पर उनके साथ अपनी रातें रंगीन करता, और जब वह इस बात का विरोध करती या फिर उसके खिलाफ जाने की साजिश करती, उस वक्त वह उन्हें दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत कर देता। जहाँ इसकी यही वजह खुद उसे ही दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत कर दिया था, तो वही उसकी सौतेली बहन समीरा पुरोहित, जो खूबसूरती में काव्या से ज़्यादा नहीं थी तो कम भी नहीं थी। समीरा जो इस वक्त काफ़ी फेमस मॉडल बन चुकी थी, लेकिन उसकी वजह से काव्या अभी छोटे पर्दे तक ही सीमित रह गई थी, या शायद समीरा चाहती ही नहीं थी कि काव्या का करियर ब्राइट हो, फिल्म इंडस्ट्रीज में उसका भी नेम फेम हो, इसलिए वो हमेशा उसके काम के आड़े आती रहती थी। समीरा अपनी माँ शालिनी की मदद से काव्या को हमेशा वही रोल देती जिसमें उसके रोल पर लोगों की ज़्यादा नज़र ना पड़े, या फिर उसकी स्क्रिप्ट कमज़ोर होती, जो अक्सर आगे जाकर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती। इन सब बातों को जानते हुए भी काव्या इन्हें इग्नोर कर रही थी। वह खुश थी क्योंकि उसका एक दोस्त भी था जो उसके हर सुख दुख में उसके साथ रहता। उसके बिना कहे ही वह काव्या के मन को पढ़ लेता था, जिसे बढ़ते वक्त के साथ काव्या पसंद भी करने लगी थी। साथ ही काव्या को भी इस बात पर पूरा भरोसा था कि उसका दोस्त भी उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है। लेकिन उसकी ये गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई थी, जब एक दिन उसका वो दोस्त अपनी फैमिली के साथ उसके घर आया और काव्या के डैड शेखर पुरोहित से उनकी बड़ी बेटी समीरा का हाथ मांग लिया था। उस वक्त इस बात को सुनते ही काव्या के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक चुकी थी। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि वह शख्स उसकी ज़िंदगी को जीने की आखिरी मकसद था। माँ के जाने के बाद इस दुनिया में सिर्फ इकलौता वही था जिसे काव्या अपना मानती थी। उसके अलावा काव्या का कोई दोस्त नहीं था। उस दिन अपने दोस्त को वापस पाने के लिए काव्या उसके पैरों में भी गिर चुकी थी। उसके सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए काफ़ी मिन्नतें की थी कि वह उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन उसके दोस्त ने उसकी एक ना सुनी और शायद दोस्ती का रिश्ता भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। जहाँ काव्या एक बार फिर से लोगों के भीड़ में अकेली हो चुकी थी, अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त और सौतेली बहन को एक होता देख बस शांत थी। हाँ, मन हल्का करने के लिए लोगों से छिपकर अकेले में आंसू बहा लेती थी। तभी एक दिन उसके भाई नमन पुरोहित ने उसे एक शॉर्ट रोल देने के लिए लाखों रुपयों का ऑफर दिया। एक छोटे से रोल के लिए लाखों रुपए, ये सुनकर काव्या हैरान थी, लेकिन उसे अपने ही घर में एक नौकरों जितनी सैलरी मिलने की वजह से उसने तुरंत हामी भर दी थी। जिसे कुछ दिन बाद ही नमन ने उसे एक सुनसान जगह, जिसका रास्ता एक जंगल से होकर जाता था, वहाँ बुलवा लिया था, यह कहते हुए कि आज उसके सीन का शूट होने वाला है। लेकिन उस जगह को देख काव्या थोड़ी घबराई हुई थी। अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाते हुए बोली, नमन भाई, ये कैसी जगह है? काफ़ी सुनसान है, न जाने क्यों मेरा दिल काफ़ी घबरा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन उसकी बातों को सुन उसे सांत्वना देते हुए नमन ने कहा, तुम भी ना अभी बच्ची की बच्ची ही रह गई। तुम्हारे आज के सूट के अकॉर्डिंग ही इस जगह को सिलेक्ट किया गया है, और वैसे भी घबराने वाली कोई बात नहीं, मैं हूं ना। उस वक्त तक काव्या का रिश्ता समीरा के साथ भले ही सौतेलों जैसा था, लेकिन नमन से उसका कोई मनमुटाव या गैरों जैसा बर्ताव नहीं था, जिस वजह से काव्या भी खुद को नॉर्मल कर ली थी। तभी नमन शूटिंग की सेटअप को तैयार कर रहे एक लड़के को अपने पास बुलाते हुए उससे स्क्रिप्ट लाने के लिए कहा, जिसे थोड़ी देर बाद काव्या को शूट करना था।
लेकिन उस स्क्रिप्ट को पढ़ते काव्या की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी। वह अपनी हकलाती आवाज़ में नमन की तरफ देखते हुए बोली, नमन भाई, ये क्या है? मैं ये सीन नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि उस स्क्रिप्ट में लिखा था कि काव्या एक दुल्हन की जोड़े में अपने पति के साथ जंगल के रास्ते अपने घर लौट रही थी, लेकिन तभी उसे बीच रास्ते में 4 लोग पकड़ लेते हैं। उसके पति को उसी जंगल के एक पेड़ से बांधकर काव्या को उठा ले जाएंगे और जंगल के बीच में एक तरफ बने कॉटेज में उसके साथ गलत करेंगे। वह उनसे बचने की लाख कोशिश करेगी, लेकिन वह उन हौसी दरिंदों से खुद को आज़ाद नहीं करवा पाएगी। बस उनके जुर्म को अपने ऊपर बर्दाश्त करती रहेगी। जिसे पढ़ने के बाद काव्या काफ़ी घबरा चुकी थी। उसने अपने भाई नमन से इस सीन को करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन नमन पुरोहित, जो दरअसल सूट के बहाने वो अपनी अलग बिजनेस को चला रहा था, सूट के नाम पर उस पूरे सीन को रिकॉर्ड करता और दुनिया भर में करोड़ों की कीमत में बेच देता। इसलिए उसने काव्या को एक छोटे से सूट का लाखों रुपया दिया था, क्योंकि उसे पता था कि अपने ही घर में काव्या की औकात नौकरों से भी बदतर है, और उसने इस बात का फायदा उठाया था। लेकिन वह यह भी जानता था कि इस सीन को सुनते ही काव्या मना कर देगी, इसलिए उसने पहले ही काव्या के हामी भरते ही उसे तुरंत वह लाखों रुपए दे दिए थे, ताकि बाद में काव्या के मना करने पर वह उस पर प्रेशर बना सके। वह इस वक्त बिल्कुल उसके सोच के मुताबिक ही हो रहा था। काव्या के मना करते ही नमन थोड़े घबराने की एक्टिंग करते हुए बोला, काव्या, तुम ये क्या बोल रही हो? इस काम के लिए तुम पहले ही पैसे ले चुकी हो, और अब मना करोगे तो इस सूट के प्रोड्यूसर और बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। ऐसे में उनके पैसे वापस तो देने ही पड़ेंगे, साथ ही मानहानि का चार्ज अलग से फाइल करेंगे। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? और ये कोर्ट कचहरी तुम्हारे बस के बाहर है, क्योंकि वहाँ भी उनका ही चलेगा। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। मैं तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन भाई, मैं इस टाइप के रोल नहीं कर सकती। अभी मेरा करियर भी ठीक से स्टार्ट नहीं हुआ है। ऐसे में इस सी ग्रेड के रोल को करने के बाद मेरा मॉडल बनने का सपना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। काव्या ने भी सूट करने से इनकार करते हुए कहा था। तो वही नमन पुरोहित, वह भी कम नहीं था। अपने इस साइड बिजनेस का वो पक्का खिलाड़ी था, जिसके आगे काव्या टिक नहीं पाई थी। साथ ही उसके पास पैसे की तंगी, जो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और उसने नमन के दिए पैसे भी खत्म कर दिए थे, जिस वजह से मजबूर होकर काव्या सूट के लिए रेडी हो गई। जहाँ कुछ देर बाद ही स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काव्या को वो चारों उठाकर उस सुनसान जगह पर बने कॉटेज के अंदर रखे बेड पर पटक दिए। उस वक्त काव्या काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि उन चारों की हरकतों से उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह लोग इस वक्त कोई सूट कर रहे हैं, बल्कि उसे तो सब कुछ सच लग रहा था, जैसे सच में उसके साथ वो लोग ज़बरदस्ती करने वाले हों। वह चीख पड़ी थी, खुद को उनकी चंगुल से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी। उसके सामने ही बैठा उसका भाई नमन, जो एक कैमरा को पकड़े उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। साथ ही कुछ आदमी और खड़े थे, जो इस नज़ारे को देखकर हंस रहे थे। उस वक्त उनकी भी आंखों में एक हवस साफ नज़र आ रहा था, जिसे देखते हुए काव्या को अब तक समझ आ चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है, और धोखा देने वाला खुद उसका भाई ही है। उसका दिल टूट चुका था। इस वक्त उसके अंदर जीने की ही इच्छा खत्म हो चुकी थी। आंखें छलक पड़ी थीं। उसने खुद के शरीर को जैसे शांत छोड़ दिया था, क्योंकि उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। वहाँ वो लगभग 10 की संख्या में थे। अकेले काव्या उनका मुकाबला कैसे करती? यह सोचते ही काव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन गिद्धों के सामने अपने शरीर को नोचने के लिए छोड़ दिया था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।